राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम। इस वीडियो पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कुछ ऐसा हमने दिखाया आपको, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और चार्जेस पॉजिटिव पॉइंट से निकल के नेगेटिव पॉइंट की ओर जा रही हैं, ठीक है, या पॉजिटिव पॉइंट से बाहर की ओर निकल रही हैं और नेगेटिव पॉइंट से इनसाइड हो रही हैं। बट आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। मान लीजिए आपने एक पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, जिसको सोर्स चार्ज हमने कह दिया, ठीक है, सोर्स चार्ज। अब वो सोर्स चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी चार्ज है, तो जब हमने उस सोर्स चार्ज को रख दिया तो कहीं न कहीं उसके आस-पास एक फील्ड बनेगा उस चार्ज के इंटेंसिटी की वजह से। अब मान लीजिए कि हमने कुछ थोड़े से दूर पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है? टेस्ट चार्ज जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है। अगर हम उसको इस फ़ील्ड के अंदर लेके आएँगे, जब तक ये फ़ील्ड से बाहर है तब तक तो इस पे कोई फ़ोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि जैसे हमने इसको फ़ील्ड के अंदर लेके आएँगे, तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो एक तरह का फ़ोर्स अनुभव करेगा, ठीक है? एक तरह का फ़ोर्स उस पे लगेगा। मान लीजिए अगर ये भी पॉज़िटिव होगा तो इस पे रिपल्सन का फ़ोर्स लगेगा, मतलब ये उससे दूर जाएगी। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन का फ़ोर्स लगेगा। तो डिपेंड ऑन कि चार्ज कोई सा भी हो, लेकिन जब वो किसी भी सोर्स चार्ज के फ़ील्ड पे आ जाता है तो उसपे एक फ़ोर्स लगता है। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ़ील्ड। अब देखते हैं डेफिनेशन वाइज़ क्या होता है। तो डिफाइन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये याद रखिएगा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन द स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। मैथमेटिकली देख लेते हैं, तो E इज इक्वल टू होता है लिमिटेशन क्यू नॉट टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। मतलब वही चीज बताई गई है जो अभी हमने बात की, कि जो भी हमारे पास टेस्ट चार्ज हो रहेगा उसको अगर हम किसी भी सोर्स चार्ज के फील्ड पे लेके आएंगे तो एक फोर्स अनुभव करेगा या एक्सपीरियंस करेगा, हम उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। डायग्राम वाइज भी हमने आपको दिखा दिया कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है उस सोर्स चार्ज की और उस जो जिसको हम उस फील्ड पे लाना चाहते हैं, जैसे कि टेस्ट चार्ज को। अब देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन पे भी क्या हो सकता है। तो ऐसा यूनिट पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम ये देखते हैं कि उसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। बनाते कैसे हैं, क्योंकि आप 11th में पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन पे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। चार्ज को हम कूलम से डिनोट करते हैं। अब चार्ज इज इक्वल टू कूलम। अब फोर्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आती है वो आती है आपके पास ml/t-2, ठीक है, at, ठीक है। अब देखते हैं ml/t-2 at। अब यहाँ पे t के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1। अब इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी वो ml/t-3a इनवर्स बनेगी, ठीक है। ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब कि अगर हमारे पास एक पॉइंट पे कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, कोई सोर्स चार्ज है और r डिस्टेंस पे एक क्यू नॉट क्या है, टेस्ट टेस्ट चार्ज है, ठीक। अब ये कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। मान लीजिए इसको मैंने O बोला और इसको मैंने Q बोला और इसको Q नॉट। तो आपको भी पता है कि अगर ये सेम क्वांटिटी के होंगे, एक सेकेंड, ये Q, ठीक है। अगर ये सेम साइन के होंगे या पॉजिटिव टू पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव टू नेगेटिव होंगे, तो इसके थ्रू जो इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इसके डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पे सीधे होगी, ठीक है। और इसको हमने P पॉइंट गिवन कर लिया कि हमें P पॉइंट पे ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आफ्टर कूलम्स लॉ हम देख लेते हैं क्या किया हमने। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q, एक पॉइंट चार्ज Q लिया हमने, प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे प्लेस कर दिया। एंड P पॉइंट पे हमें, इस वाले पॉइंट पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस जो r डिस्टेंस पे रखी गई है, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन इसी के डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पे सीधे लाइन ज्वाइनिंग जो कर रही है उसी के थ्रू स्ट्रेट लाइन पे है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम देखते हैं फोर्स क्या होगा। फोर्स हमें पता है, सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फर्स्ट चार्ज क्या है अपने पास, क्यू है। सेकंड चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर हमें इसकी यूनिट वेक्टर निकालनी हो तो हम इसको क्या करेंगे, आर कैप। और आपको पता है आर कैप इज इक्वल टू, हमने लास्ट क्लास में बात किया था, पोजीशन वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर, और अभी जस्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो टेस्ट चार्ज, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑन द, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एफ। तो एफ की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगी एफ इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। वैल्यू रखी गई, अगर उसको मैं 1 कूलम टेस्ट चार्ज मानता हूँ तो डिवाइड मैं कर दूंगा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी पे, तो उसकी वैल्यू ये आई है, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड पे बात करेंगे तो हमारी पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मतलब एक से ज़्यादा अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी। तो एक एक्स डायरेक्शन हमने ले लिया, एक वाई डायरेक्शन ले लिया। अब ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से मैंने यहाँ पे Q1 पॉइंट रखा है, यहाँ पे Q1 पॉइंट रखा है। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ मैं ये देखूंगा कि O से, ओरिजिन से Q1 पॉइंट तक की डिस्टेंस R1 है
ओरिजिन पॉइंट से Q2 पॉइंट की डिस्टेंस R2 है, ठीक है। अब इनके बीच का जो रिजल्टेंट है वो है आपका Q0। Q1 से Q0 के बीच की डिस्टेंस क्या है? R1P। Q1 से P की ओर जा रहा है तो R1P, ये हमारे P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब सेम ओरिजिन से Q2 से P पॉइंट के बीच में R2P है, ठीक है। अब Q1 के थ्रू जब हम देखेंगे तो Q1 से Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो E1 इस साइड होगी, ठीक है। Q2 से Q0 का जो होगा R2P जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिलेगी वो इस साइड होगी और इन दोनों का रिजल्ट हमें यहाँ पे E1 प्लस E2 करके मिलेगा। अब देखते हैं कुछ पॉइंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो कंसीडर एन सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। मान लीजिए कि हमने इस वाली फिगर पे एन टाइप्स पॉइंट ऑफ चार्जेस लिया जिसकी वैल्यू है Q1 Q2 Qn हैविंग अ पोजीशन वेक्टर R1 R2 Rn विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के थ्रू हमने ये सब कर लिया, Q1 Q2 हमने पॉइंट ले लिया, R1 R2 उनकी पोजीशन वेक्टर ले ली, ठीक है। और उन पोजीशन वेक्टर से पॉइंट P पे हम तो वहाँ से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करके P पॉइंट पे दिखा दी। विच डिटरमाइन द पॉइंट P पे कि पोजीशन वेक्टर R पे क्या होगा अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। अब बात करेंगे कि F1 जो E1 फोर्स पे लग रहा है तो ये क्या होगा? तो F1 आपको यहाँ पे गिवन है। क्या है आपका F1? F1 इज इक्वल टू आपको गिवन है। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू लिख लेते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद हटती है Q1। अब हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कूलम्ब्स लॉ में तो हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं? Q1 से Q0 मतलब इस वाली पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा Q1 से Q0 की ओर। बीच का डिस्टेंस क्या है? R1P, ठीक है। P पॉइंट पे का स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? R1P कैप, ठीक है। ये इक्वेशन आप फर्स्ट दे दीजिए। सेकंड बात करते हैं F2 के लिए क्या होगा जो E2 के लिए होगा। तो F2 के लिए होगा सेम एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F2, ठीक है। Q2 होगा एंड Q0 होगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? R2P का स्क्वायर, ठीक है। R2P का स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? R2P कैप। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम बनाते हैं। वेयर R1P इज अ यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ Q1 टू P। दिख ही रहा है अपने को Q1 से P की ओर हम गए तो R1P मिला अपने को। Q2 से P की ओर गए तो हमें R2P मिला। F1 एंड F2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से निकाल ली, ठीक है। अब बात करते हैं कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमें अभी जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 है एक Q2 है और वो दोनों P पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये देखते हैं कि जब दो पॉइंट ऑफ चार्जेस हैं तो हमें भी यहाँ पे पॉइंट हमारी E1 चेंज हो जाएगी। जैसे E1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी F1, ठीक है, इंटू Q0। अब इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से कहाँ तक की थी? Q1 से, ठीक है। R1P का स्क्वायर इंटू R1P का कैप, ठीक। सिमिलरली E2 के लिए भी हम यही करेंगे। तो E2 के लिए जब ये करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा F2 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन यहाँ पे जो R1P था यहाँ पे 2P का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे R2P का कैप हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे फर्स्ट एंड सेकंड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करेंगे एट द पॉइंट P पे, ठीक है। एट द पॉइंट P पे बात करेंगे। इसको मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ये हो गया इरेज। अब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। क्यों हमने ये किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 डैश डैश En टर्म्स के फॉर्म पे था, इसीलिए हमें टोटल वैल्यू लेनी पड़ी। अगर एक होता तो हम एक से ही फाइनल कर दिए होते, बट यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू E1 E2 E3 है तो हमें टोटल P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम मैं क्या लिख सकता हूँ? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 En टर्म तक जहाँ तक हमने इसको काम किया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि E इज इक्वल टू E1 E2 एंड En सब में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो वो बाहर आ गया। अंदर में जो बचा वो हम लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर में क्या बचा है? तो Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर इंटू R1P का कैप। सिमिलर मैं ऐसे लिख सकता हूँ बहुत सारा। R2 के टर्म पे भी लिख सकता हूँ Q2 अपॉन R2P स्क्वायर अपॉन डॉट R2P एंड N टर्म्स के फॉर्म पे भी लिख सकता हूँ Q1 अपॉन RNP इंटू R कैप NP के बारे में। अब अगर आपको पता है कि हम जब इस टाइप से ऐड करते हैं तो फिजिक्स के लैंग्वेज पे या फिजिक्स के टर्म पे हम उसको समेशन से डिनोट करते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समेशन I टू 1 एंड n टर्म्स तक चलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? QI। क्यों? क्योंकि मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है। मतलब कहीं न कहीं ये टर्म्स बढ़ते जाएँगे जितने मेरे यहाँ पे चेंजेस होते जाएँगे फिगर पे, ठीक है। तो ये QI अपॉन RIP लिख सकता हूँ। I की जगह में 1 2 3 4 5 जैसे आपको दिख रहा है 1P 2P 3 NP, ठीक है। एंड RIP कैप ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और पोजीशन वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ, R को थोड़ा-सा फैक्टराइज़ करूँ तो R मेरा जो फैक्टराइज़ होगा, यहाँ पे जो मेरा R चेंज होगा वो क्या होगा? R माइनस RI। तो I इज़ इक्वल टू 1 2 3 जो भी इंटीजर वैल्यू है उनमें। होप सो आपको समझ आया हो। तो बात करते हैं, एक क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 ऑफ 10 माइनस 8 कूलम्ब एंड माइनस 10 8 कूलम्ब रिस्पेक्टिवली है। मतलब ठीक है, एक ट्रायंगल पे हमने ये देखा कि एक तरफ प्लस 10 8 कूलम्ब है और दूसरी तरफ माइनस 10 8 कूलम्ब है। आर द प्लेट 0.1 मीटर, ठीक है। अपार्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉइंट्स ए बी सी। ओके, तो अगर मैं पॉइंट ए, अगर इसको मैं, चाहिए टोटल एंगल 60 डिग्री है। अच्छा, तो ये पॉइंट ए पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ तो ये थोड़ा ट्रायंगल के फॉर्म पे क्लियर हो जाएगा। अब सही है। अब हमें यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट करूँ और यहाँ पे नेगेटिव, और ये पॉइंट हमारे पास ए है, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास ए है, तो पॉजिटिव के थ्रू ए पॉइंट पे डायरेक्शन किधर साइड होगा, पॉजिटिव के थ्रू। तो इस पॉजिटिव की डायरेक्शन, अगर मैं सी पॉइंट को पॉजिटिव की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन ए पॉइंट पे इस साइड होगी, ठीक है। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव की जो पॉइंट होगी वो क्या होगी, वो भी इस साइड होगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पॉइंट यहाँ से, अगर मैं इसको नेमिंग कर दूँ Q1, इसको Q2 और इसको Q3, ठीक है। तो मैं देखूंगा Q1 से पॉइंट ए की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी वो पॉइंट इस साइड होगी। अब Q2 की डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर इसको मैं नेगेटिव कैलकुलेट करता हूँ तो नेगेटिव की डायरेक्शन भी इसी साइड होगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की डायरेक्शन सेम ही साइड पे है, ठीक है। अब तो मैं ये देख रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं निकालता हूँ तो E1 इज इक्वल टू E2, पहले वाली की डायरेक्शन E1 जो पॉजिटिव के लिए था, E2 जो नेगेटिव के लिए था। तो मैं ये देख रहा हूँ E1 इज इक्वल टू E2, दोनों इक्वल बराबर हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज इक्वल हैं और दोनों की पॉजिटिव चार्ज 10⁻⁻8 और -10⁻⁸ है। मैं यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, 10⁻⁸, ठीक है। अब आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आर स्क्वायर की जगह में मुझे कितनी वैल्यू गिवन है, 0.05, तो इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ ये बात हो गई, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू, ठीक है, एंड उसके बाद आर स्क्वायर, Q1 × Q2, ठीक है, Q1 × Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करते हैं, ये तो हमारा पहला वैल्यू सॉल्व हो गया। तो ई ए साइड में मुझे चाहिए था, क्योंकि पॉइंट इसके थ्रू मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना था कि पॉजिटिव का क्या रिएक्शन हो रहा है, नेगेटिव का क्या रिएक्शन हो रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। इन दोनों की वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 2E1 की वैल्यू अभी जस्ट मेरे पास इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जैसे कि 2 बाहर में है, अंदर में क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9, 10⁻⁸, ठीक है, एंड अपॉन क्या हो जाएगा, 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी एक वैल्यू आ गई। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं E2 पे, इसको इरेज कर लेते हैं। अब बात करेंगे E2 पे। पॉजिटिव के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, E1 इस साइड लगेगा, मतलब E1 की जो साइड होगी वो इस साइड होगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पॉइंट, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के थ्रू अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे लगेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आउटर साइड होगी, ठीक है। अब इसके वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके वजह से ए पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर रहेगी, तो उसकी डायरेक्शन इधर रहेगी। अब हमने देखा कि E1 और E2 का पॉइंट ए पे बात करेंगे तो E1 की डायरेक्शन इस साइड लगेगी, पॉजिटिव यहाँ पे होने के कारण, यहाँ पे, ठीक है। अब नेगेटिव यहाँ पे होने के कारण उसकी जो फील्ड होगी वो इस साइड होगी, मतलब इस बार दोनों ही अपोजिट है। तो E1 का फॉर्मेशन क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो 1/4 पाई का 9 × 10⁻9, 10⁻⁸, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्या है, वही होगा 0.05, यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। इसका स्क्वायर E2 की वैल्यू क्या होगी, तो E2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 × 10⁻9, ये तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई, हमने ओनली मैग्नीट्यूड पे बात की, साइन कन्वेंशन पे बात नहीं करें, तो 10⁻⁸ अपॉन 0.15। क्यों 0.15 होगा, तो आप ये देख ही सकते हैं, ये 0.5, ये 0.05 और ये 0.5, तो हम ये देख सकते हैं 0.05, 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.15, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस, स्क्वायर डिस्टेंस हो जाएगी वो 0.15 के बराबर। ईबी के लिए हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी पॉइंट किसके पास है, E1, तो E1 में से E2 माइनस होगा, तो E1 माइनस E2 कर देते हैं। तो E1 माइनस E2 करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 9 × 10⁻9, ये तो सेम है, मल्टीप्लाई 10⁻�8, ये भी सेम है, तो इनको बाहर निकाल दिया। अब अंदर में जो बचा वो बचा 0.05 का होल स्क्वायर माइनस 1/0.15 का होल स्क्वायर, ये अपने पास रह गया। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर निकाल के लेके आएंगे, 9 × 10⁻9 से एंड 10⁸ माइनस 8, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 9 × 10 और इसके अंदर जो वैल्यू आपके पास आएगी वही आपका ईबी की वैल्यू हो जाएगी। आपको ईए और ईबी की वैल्यू निकाल के बतानी है एंड कमेंट पे बताना है क्या आ रही है आपके पास, ठीक है। ये अपने पास ये जो फिगर था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ये तो हमारे पास पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, ये था हमारे पास पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, यहाँ पे 10⁻⁻8 और यहाँ पे 10⁻⁻8, ठीक है। ये इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। इसकी वैल्यू को आपको निकाल के दिखानी है, हमने स्टेप बता दिया, इसकी वैल्यू को आपको निकाल के दिखानी है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू, इसकी वजह से पॉइंट ए की वजह से इस पे कौन सा इफेक्ट होगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, और ये टोटल एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो 180 डिग्री में अगर 60 डिग्री में माइनस कर दूं तो कितना आएगा, तो 120 डिग्री आएगा, मतलब ये हमारे पास कितना है, 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लग रहा है, इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लग रहा है, और ये टोटल एंगल 60 डिग्री गिवन है, जैसे आपको बुक में दिख ही रहा है, इस कॉपी पे दिख ही रहा है, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, यहाँ पे बताया भी गया है। तो अब हमें टोटल फोर्स निकालना है इसी पे। तो हम देखते हैं थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमारा E1
इज इक्वल टू E2, ठीक है, दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा, 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन का स्क्वायर क्या है, तो 0.1, ये आपको दिख ही रहा है 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसी इज इक्वल टू पाइथागोरस का फॉर्मेशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो आप बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपने को cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्या है, 120 डिग्री है, ठीक है। अब इसी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो अपने पास फॉर्मूला होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, ठीक है, E1 E2, एक सेकेंड, E1 E2 cos थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, क्योंकि 180 से 60 डिग्री हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, तो थीटा की वैल्यू, तो इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1, E1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे E1 E2 सेम है, तो यहाँ पे भी मैंने E2 की जगह E1 स्क्वायर कर दिया, प्लस 2E1 E2, 2E1 डॉट E1 cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो -1/2 होती है, ठीक है, ये पूरे अंडर रूट के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2E1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2E1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 कैंसल, ठीक है, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली E1 स्क्वायर, 2E1 स्क्वायर में से एक बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा E1 स्क्वायर, ठीक है। E1 स्क्वायर में अगर E1 की बात करें तो हमारे पास इसी की वैल्यू जो आ जाएगी वो E1 के बराबर होगी, ठीक है, E1 के बराबर होगी। तो हम देखते हैं कि हमारे E1 की वैल्यू क्या, E1 की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻9 10⁻−8 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, तो ये हमारे पास ई सी की वैल्यू आ गई, आपको ई सी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। रहा बात ई ए और ई बी का, वो आपको निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इन द फिगर, जिसमें क्यू की वैल्यू 10⁻8 गिवन है, 10⁻8 ये वैल्यू किसकी है, क्यू की है, ठीक है, और ए की वैल्यू अपने को 5 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए बनाते हैं। तो इस टाइप से फिगर पे सबसे पहले तो मैंने इसको Q1 कहना है, इसको Q2 कहना है, Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू -2Q है, Q3 की वैल्यू +2Q है एंड Q4 की वैल्यू -Q4 है। तो अब मैं देखूंगा कि Q1 के थ्रू पॉइंट ओरिजिन पे फोर्स किधर लगेगा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि Q1 के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, ठीक है, 2Q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है। अब इस Q के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, अब -2Q के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। तो इसमें Q2 एंड Q1 के बारे में बात करें, एंड डायगोनल वेक्टर, अगर आपको ए वेक्टर और ये वेक्टर पता है तो पाइथागोरस से आप ये वाली वेक्टर निकाल सकते हैं जो यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम पाइथागोरस से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वाली एंगल अपने को, अगर ये वैल्यू अपने को गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो पाइथागोरस से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू ए इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2a/2, अगर इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो a/√2 अपने पास आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब E1 की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि E1 की वैल्यू क्या होगी। तो E1 की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी इस पे, अब ये जो साइड होगी वो आपकी E1 होगी, ठीक है, ये जो साइड होगी आपकी E3 होगा, ठीक है, ये जो साइड होगा आपका ये होगा E2 और ये जो साइड होगा ये आपका होगा E4, ठीक है। अब E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो E1 की वैल्यू Q से Q1 की ओर आ जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, के क्यू, क्यों, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे बात की, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो के इंटू 2Q, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो हमारे पास 2Q सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं थोड़ा सा, तो माइनस होगा तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E3 माइनस E1। E3 की वैल्यू क्या है, के 2Q अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी वैल्यू जब आप निकाल के लेके आओगे तो आपके पास क्या बचेगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई, जो किसके लिए था, E1 एंड E3 के लिए हमने निकाला था, ठीक है। अब बात करते हैं E2 एंड E4 पे, ठीक है, निकालेंगे तो उसको हम इस बार क्या बोल देंगे, ई डैश। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि E2 माइनस E2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E2 की वैल्यू हमारे पास क्या बन के आएगी, तो के इंटू 2Q अपॉन आर स्क्वायर। E4 की वैल्यू क्या बन के आएगी अपने पास, तो E4 की वैल्यू बन के आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई डैश जब हम निकालेंगे तो ई डैश निकालेंगे तो E2 माइनस E4, ठीक है, क्योंकि हमारे पास E2 की वैल्यू ज़्यादा है। तो देखते हैं रख के वैल्यू, के हमने बाहर निकाल दिया, 2Q डॉट के इंटू आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें अभी भी वही वैल्यू आई जो हमारे ई की के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू सेम है, ई डैश की वैल्यू। तो टोटल वैल्यू क्या होगी, ई नेट की वैल्यू क्या होगी, तो वही वाला फॉर्मेशन लगाएंगे कॉस थीटा वाला। तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ई स्क्वायर प्लस ई डैश का स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई डैश कॉस थीटा। ठीक है, अब देखेंगे कि इनके बीच में एंगल क्या है। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको, थोड़ा ईजी होगा समझने के लिए। अब देखिए E1 इस साइड था, ठीक है, E3 इस साइड था, ठीक है, E2 ये था और E4 ये था। हमें रिजल्टेंट E और E डैश के बीच चाहिए कि इनके बीच में एंगल क्या है, ठीक है। तो E की बात कर रहे थे तो E किससे था जुड़ा हुआ था, तो E1 और E3 से, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये E2 एंड E4 का पार्ट था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इनके बीच का एंगल क्या है, तो हमें साफ-साफ दिख रहा है इनके बीच का एंगल ये, ठीक है। ये तो कहीं न कहीं ये 90 डिग्री है, जो हम इसको बोल रहे थे E2 और जब ये साइड आ जा रहा था तो ये कहला रहा था E4। जब इसकी बात कर रहे थे तो ये कहला रहा था E1 और ऊपर वाली साइड कहला रही थी E3, ठीक है। तो इन E2 और E3 के बीच का जो एंगल है, इन दो जो एंगल हमने बिटवीन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब हम इस वाली इक्वेशन पे 90 डिग्री रखते हैं। जब हम इस वाली इक्वेशन पे 90 डिग्री रखेंगे तब हम देखते हैं क्या हो जाएगा, तो E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 E स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ई इज इक्वल टू ई डैश सेम है, तो हमने ई नेट की वैल्यू क्या निकाल के ले आई, ई नेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ई का स्क्वायर या 2 ई डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब थोड़ा इरेज करते हैं, की वैल्यू जो आई है, ठीक है, वो आई है 2 ई स्क्वायर या आप इसको √2 ई डैश स्क्वायर भी कह सकते हैं क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारे पास वैल्यू आई है तो जब हम इससे बाहर निकालेंगे तो 2 √2 इंटू ई, ई की वैल्यू अपने पास पहले से है, क्या है ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू थी हमारे पास के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर था, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। के की वैल्यू अपने पास क्या है, 9 इंटू 10⁻9 जो कांस्टेंट वैल्यू थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, क्यू की वैल्यू हमारे पास 10⁻−8, ठीक है। अब आप याद रखिएगा ये हमें 5 सेंटीमीटर में दिया है, अपने को इसको मीटर में कैलकुलेट करना है, तो आर की वैल्यू मीटर में जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका जो अपॉन 2 वाला था वो ऊपर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ए अपॉन बी अपॉन सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू सी अपॉन बी, कुछ ऐसा हुआ जब हमने इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है, तो ठीक है। अब देखते हैं कि जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे और जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट आएगा वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। √2 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1.414 होती है, ठीक है। तो आप सारी वैल्यू रखिए, पुट कीजिए और राइट आंसर मुझे कमेंट पे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह से वीडियो हम बनाते हैं अपने चैनल पे, तो आप जुड़े रहें। थैंक यू।